एक छोटे से गांव की ना कल्पना करते हैं। एक कच्चा मिट्टी का घर है वहां, और वहां का नजारा बेहद अनोखा है। हाँ, इस स्रोत में इस घर के बारे में काफी दिलचस्प बातें बताई गई हैं। बिल्कुल। उस घर में ना 4 बकरी के बच्चे और 2 गाय के बच्चे एक साथ रह रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल किसी मिसमैच से समर कैंप जैसा लगता है। अच्छा, समर कैंप। हाँ, मतलब जहाँ बिल्कुल अलग दिखने वाले और अलग बैकग्राउंड के लोग अचानक एक साथ आ जाते हैं और पक्के दोस्त बन जाते हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास जो रिपोर्ट है वो इन्हीं जानवरों की दिनचर्या पर रोशनी डालती है। सही बात है। और आज हमारा मकसद यही समझना है कि अलग प्रजातियों के बीच आखिर ऐसी गहरी दोस्ती काम कैसे करती है। राइट। क्योंकि क्या सच में आकार और रूप इतने अलग होने के बाद भी ऐसी सच्ची दोस्ती हो सकती है? ये मुद्दा सच में कई पुरानी धारणाओं को चुनौती देता है। आमतौर पर हम लोग मानते हैं कि दोस्ती ना समानताओं पर टिकी होती है। जैसे एक जैसी प्रजाति या एक जैसा आकार, है ना? बिल्कुल। लेकिन इन स्रोतों को देखकर पता चलता है कि इन बकरी और गाय के बच्चों का खाना और खेलना सब एक साथ होता था, यहाँ तक कि सोना भी। ओह वाह, सब कुछ एक साथ। हाँ, उनका अलग होना उनकी इस आपस की दुनिया के बीच कभी आया ही नहीं। पर ये थोड़ा अजीब लगता है मुझे। अगर हम इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली देखें तो गाय के बच्चे आकार में काफी बड़े होते हैं, उनकी आदतें अलग होती हैं। सही कहा। और वही बकरी के बच्चे तो कितने चुलबुले और छोटे होते हैं। एग्जैक्टली। तो इनका नेचुरल तरीका इतना अलग है, फिर ये सब एक ही रूटीन में एक साथ ढल कैसे गए? देखिए, यहाँ ना बिहेवियरल साइंस का एक बड़ा कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे हम इम्प्रिंटिंग और शेयर्ड एनवायरनमेंट कहते हैं। अच्छा, ये कैसे काम करता है? जब अलग प्रजाति के जानवर एक ही बंद जगह पर शुरुआती उम्र से साथ बड़े होते हैं, तो उनकी महक और उनके इशारे आपस में पूरी तरह मिल जाते हैं। मतलब उनके दिमाग में एक दूसरे का आकार रजिस्टर नहीं होता? नहीं, एक दूसरे की प्रजाति रजिस्टर होने के बजाय उनके दिमाग में सिर्फ एक परिवार होने का एहसास रजिस्टर होता है। ओह, अब समझ आई बात। मतलब उनकी फिजिकल और बिहेवियरल डिफरेंसेस उनके इस बॉन्ड के आगे छोटी पड़ गईं। बिल्कुल यही बात है। लेकिन खेलना कूदना और साथ खाना तो तब तक आसान है जब तक सब बढ़िया चल रहा हो। असली बात तो मुश्किल वक्त में पता चलती है ना? हाँ, दोस्ती की असली परीक्षा तो बुरे वक्त में ही होती है। राइट। और स्रोत में एक ऐसी ही घटना का जिक्र है जो इस दोस्ती का असली टेस्ट लेती है। एक दिन इनमें से एक बच्चा बीमार पड़ जाता है। ये सच में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस कहानी का। है ना? अब इंसानी दोस्ती में तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग सिर्फ अच्छे वक्त के साथी होते हैं, मुश्किल आते ही दूर हो जाते हैं। हाँ, फेयर वेदर फ्रेंड्स जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जानवरों के मामले में ये बायोलॉजी के नजरिए से और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए ना? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जानवरों में जिंदा रहने की चाहत यानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सबसे ऊपर होती है। हाँ, थोड़ा इसे आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। आमतौर पर जो झुंड में रहने वाले जानवर होते हैं वो किसी बीमार सदस्य से दूर हट जाते हैं। इसके पीछे एक ठोस वजह होती है। क्या वजह होती है? शिकारियों का डर। बिल्कुल सही। बीमार जानवर पर शिकारी सबसे पहले हमला करते हैं, और अगर कोई इन्फेक्शन हो तो वो पूरे झुंड को खत्म कर सकता है। बाप रे! तो उनका डीएनए उन्हें सिखाता है कि बीमार को छोड़ दो ताकि बाकी लोग सुरक्षित रहें। सही पकड़ा आपने, यही उनका नेचुरल रूल है। तो अगर उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ये कहता है, तो फिर यहाँ बाकी बच्चों ने उस बीमार बच्चे का साथ क्यों नहीं छोड़ा? उन्होंने खुद की जान खतरे में क्यों डाली? और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। यहाँ उनका आपस का लगाव उनके इस डर से बड़ा साबित हुआ। वेट, वाकई वो उसके पास ही टिके रहे? हाँ, उन्होंने उस बीमार बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा। साइंस इसे चाहे हर्ड मेंटालिटी का टूटना कहे, पर सच यही है कि उन्होंने एक दूसरे को इस हद तक अपना लिया था कि खतरे का डर उनको अलग नहीं कर पाया। ये तो सच में दिल छू लेने वाली बात है। इस पूरी घटना का सार यही निकलता है कि सच्ची दोस्ती कभी जात या बाहरी रूप नहीं देखती। सही कहा। उन जानवरों ने बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे की तकलीफ को समझा। एक ऐसी भावना जो सिर्फ और सिर्फ दिल से जुड़ी होती है। और उनके लिए एक दूसरे की भलाई उनकी अपनी जेनेटिक प्रोग्रामिंग से ज्यादा जरूरी बन गई थी। क्या बात है। और इसी आखिरी बात से इस गहरी चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है। कैसा सवाल? सवाल ये है कि अगर ये जानवर जो पूरी तरह से सर्वाइवल और एवोल्यूशन के कड़े नियमों पर चलते हैं, अगर वो अपनी अलग जात और रूप को भूलकर बिना किसी शर्त के एक दूसरे का दर्द बांट सकते हैं, तो क्या मिट्टी के उस छोटे से घर की इस सीधी सी कहानी में आधुनिक समाज की जटिलताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है? ये सोचने वाली बात है।